बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी को होस्ट को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मुझे ज्वाइन कर रही हैं हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी। आई होप यू डूइंग वेल। एब्सोल्युटली वेल, अ बिट ऑन द लो साइड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज जो दो अहम कामयाबियां हैं वो भी पाकिस्तान ले लेगा, लेकिन आई मस्ट से आई एम सरप्राइज। आई डिडंट एक्सपेक्ट माकरम टू प्ले लाइक दिस द वे ही इज प्लेड टुडे। आई मीन यस, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे ना खड़े रहें, और आई थिंक हमारी कोशिश भी पूरी यही थी टू गेट हिम आउट। ही गॉट फ्यू रन्स ऑन द एजेस एज वेल, गॉट लकी, वी कैन से दैट अ लिटिल बिट। लेकिन ये कि आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड डे, वेरी वेल बैलेंस्ड डे ऑफ क्रिकेट। But what was so interesting to me and our viewers and I'm sure to you as well, कि बाजिद भाई ने कल ये जरूर कहा था कि गेम बहुत तेज चलेगी, तो वो होगा नहीं कि कहीं पे आपको लगे कि ये 5 दिन का टेस्ट मैच की तरफ ये जा भी सकती, लेकिन जो पेस ऑफ प्ले था वो वाकई बहुत ज़बरदस्त था। तो इसीलिए आज आई थिंक इस पूरे सिनारियो को आज हम डिस्कस करेंगे, द वे पाकिस्तान बैटेड। बवूमा की टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला किया, जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी, उसको ज़रूर कॉमेंटेटर्स ने थोड़ा सा ज़रा एक मेरे ख्याल से उसको व्यू पॉइंट में डाला कि शायद ये विकेट अब ज़्यादा तेज़ होता जाएगा, वुड इट शूट साउथ अफ्रीका और नॉट। सो दैट वाज अ बिट स्केप्टिकल, बट इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहा है हमारा पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस is an essential part of game on है मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपसे? तो आपने कल की हार के बाद ग्रीन छोड़ के येलो पर आ गए अब आप, मतलब ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, बिल्कुल, डेफिनेटली, आई एम श्योर। आई थिंक यू लाइक द डेब्यू एज वेल एज डिड मोस्ट पीपल, उस पर भी जरूर आएंगे। लेकिन ओवरऑल साउथ अफ्रीका स्टिल ट्रेल 129 रन से अभी भी वो ट्रेल कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी आउट हो सकते थे जैसा कि मैंने कहा, बट माकरम वाज वेरी लकी। 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं ऑन 82, और पाकिस्तान डिड प्रीटी वेल। 211 रन बनाए। 30-40 रन शायद ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन वो एकदम से आमिर जमाल जू ही आउट हुए तो वो एक विकेट्स की टैली जो थी, ऑल दो एक लेट चार्ज जरूर नजर आया आखिरी विकेट के ऊपर, बट क्लियरली आई थिंक अगर ये मैच समरी आप मुलाहिजा फरमाएं तो पाकिस्तान इन द फर्स्ट इनिंग्स 211, 10 विकेट्स डाउन, 57.3 ओवर्स पाकिस्तान प्लेड। और साउथ अफ्रीका 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं, 82 रन इन 22 ओवर्स, 129 रन की ट्रेल है। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद अब्बास ने भी 1 विकेट हासिल की, और लग यही रहा है कि पाकिस्तान के पास अभी भी एक बहुत बेहतरीन मौका है कि कल के पहले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेकर तो ये मैच अपने नाम जरूर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। बाजिद भाई, कैसा देखते हैं जब हम वी टॉक अबाउट डे 1? बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, वो पेस ऑफ प्ले वही था जो आपने कल आइडेंटिफाई किया। हाँ, ये पिच ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा देर आप रुकेंगे तो कोई ना कोई बॉल आपको ले जाएगा, तो उस वजह से अटैकिंग ऑप्शन जैसे माकरम जिस तरह खेल रहा है वो प्रॉब्ली आइडियल है इस पिच के लिहाज से, कि जहाँ पे आपको हल्का सा भी मौका मिले तो कोशिश करें कि मैक्सिमाइज़ करें। वरना हमने पूरे दिन में यही देखा कि बॉल सीम होता रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस है, तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल रहेगा, और मेरा ख्याल कल भी रहेगा। और शायद कहते हैं कि इधर सेकंड और थर्ड डे इज़ द बेस्ट डे फॉर बैटिंग, लेकिन पिच थोड़ा तेज़ ज़रूर होता है, तो जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सीम तेज़ होगा। शायद इतना आसान ना हो इवन विद मतलब प्रोग्रेशन ऑफ द मैच। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखें तो 211 रन बने हैं 57 ओवर्स में। अब ऐसी 1-2 सिचुएशंस ऐसी आई थी जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, एक वो अटैकिंग ऑप्शन तो ज़रूर है कि आपने रन्स बनाने हैं, बट जब फॉर इंस्टेंस कामरान गुलाम खेल रहे थे, कामरान गुलाम ने जो शॉट मारा वो शायद खेले ही इस तरह है, लेकिन वो शॉट थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा है कि यार ये शॉट नहीं मारना चाहिए था। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें ना, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इस 15, 16, ऑलमोस्ट 12.3 और 14, तो अगर आप 10 ओवर और खेलते तो इनके बॉलर मैक्सिमाइज हो चुके थे। जब हमारा 10वां 11वां खेल रहा है ना, तो तब सबसे खराब बॉलिंग हो रही है। क्योंकि उन्होंने जोर लगा चुके हैं, 10-10, 15-15 ओवर कर चुके हैं, और ये अपॉर्चुनिटी, अब बॉल भी पुराना हो चुका है, ये अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे अगर मैं कहता हूँ अगर सलमान अली आगा या इवन आमिर जमाल खेल रहा होता तो आपके पास रन्स की अपॉर्चुनिटी थी। अब वो देखना ये है कि वो 40-50 रन जो आपने भी बात की, वो 40 से 50 रन मैच के एंड में आपको कितना कॉस्ट करेंगे। कहते हैं कि मैं भी यही था कि तेज खेलो, बट ड्यूरिंग द गेम आपको गेम भी सेंस करनी पड़ती है। तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया था। ठीक है, आप अपना चांस ले रहे थे, बट कीपिंग दैट इन माइंड
जो सबसे अच्छा मतलब इस पिच पे सबसे अच्छा जो मौका है बैटिंग करने का वो एक्चुअली 50 ओवर के बाद का है, जब बॉल थोड़ा पुराना हो गया, इतना हार्ड नहीं है, और जब 4 फास्ट बॉलर्स ने अपने दिन की बॉलिंग कर ली है, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा हमने ट्रिक मिस किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब ऐसा एक्साइटिंग डे था कि आप चाहते थे कि देखते ही रहो, दिन खत्म ना हो। बिल्कुल ऐसे ही आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो पेस ऑफ प्ले बड़ा ही जबरदस्त रहा हिजाब। बट आई थिंक वो थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा था कि शायद शुरू में जब शुरुआत पाकिस्तान ने की 14 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान का 30-35 स्कोर था, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, लेकिन जो ही ड्रिंक्स ब्रेक हुई उसके बाद एकदम से सिचुएशन बदल गई। I mean, we were celebrating a little bit कि आपने शायद वो जो एक first phase of play था, which we knew कि रबाडा and you know Marco Jansen are gonna come hard at you, तो वो पता था, और फिक्र भी यही थी कि शायद पहला हम फेज या पहला 1 घंटा हम शायद नहीं निकाल पाएंगे, and we'll lose flurry of wickets। वो नहीं हुआ, लेकिन वो बचा लिया उन्होंने। लेकिन ऑफ कोर्स वो जिस अहमद ने कहा कि उसके बाद फौरन फिर flurry of wickets। एक चीज अवैस आपसे जो पूछते चलेंगे वो ये कि बाबर आजम एट 3। हाँ, Question बाबर mark। आजम एट 3 जो थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट की जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर आना चाहूँगा। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस वक्त 20 इनिंग्स में देखूँ जो टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं, एक हिंसा तो हमने अबूर किया कि वो 16 पे पार्टनरशिप उससे ज्यादा गई नहीं है। हाँ। हमारी पार्टनरशिप कम से कम 34-33 पे चली गई। एक छोटा सा रिकॉर्ड बना थोड़ा दिया। सा रिकॉर्ड हमारा बन Tiny। गया। शान मसूद अपनी असल पोजीशन पे खेल रहे हैं, क्योंकि ओपन ही करते रहे हैं, चाहे वो आप यूबीएल के लिए करें, चाहे आप अपनी काउंटी सीजन के लिए करें, वो ओपन ही करते रहे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी था कि थोड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक साइकोलॉजिकली अगर बात करूं, बेशक आप इंग्लैंड को शिकस्त देके यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन साइकी है ना, कि आपको पता होता है कि यार मेरा जो दूसरा कप्तान है, जो मेरी व्हाइट बॉल टीम है, वो सीरीज जीते हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इसको भी हराया है, तो आपके दिमाग में चीज आती है कि यार मैंने भी एक इम्पैक्ट बनाना है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर कहीं ना कहीं बैक हैंड पे आपको निकल रहा होता है कि यार मैंने इम्पैक्ट बनाना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई, मुझे खुद था तीसरी पोजीशन की, अगर आप बात करें, बाबर आजम 4000 रन तो करने में कामयाब, उनको मुबारकबाद है, लेकिन आपका जो कम बैक था वो अच्छा नहीं था। जिस तरीके से बाबर आजम को मैं फिर कहूंगा कि इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन जहां पर आपने खेलना था। थोड़ा सा मुझे फील ये जरूर होता है कि इस विकेट के ऊपर वही बैट्समैन ज्यादा कामयाब रहा, थोड़ा सा एग्रेसिव जिसने किया, जो कोशिश जिसने की शैलो में जाने की, उसने आपके सामने 13 विकेटें आज गिरी हैं टेस्ट मैच के अंदर, सारी फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। थोड़ा सा नुकसान आपको हुआ इस चीज में। कामरान गुलाम ने कुछ रेयर शॉट जरूर खेली है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको एक निक में नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में वो सूटेड अप है। साइम अयूब का थोड़ा सा मुझे था कि मैंने कहा ना, उसका एग्रेसिव अप्रोच का इंटेंट है। क्या पीछे माइंडसेट मैनेजमेंट लेके उसको भेजती है कि आपने 15 ओवर या 16 ओवर या घंटा डेढ़ जोन से आपने गुजारना है वहां पर, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुआ है खास करके, उस बॉल पे थोड़ा सा मुझे था कि वो 2 बॉल्स आप देखो तो उसको लेट स्विंग मिला बाहर, जहां पर अगर आप साइम अयूब की बात करें, T20 की बात करूं, ओडीआई की बात करूं, तो थोड़ा सा पेश आता है, तो उसका बैकफुट पर जो ड्राइव है वो बड़ी जबरदस्त मारता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, तीसरी जो बॉल थी जो थोड़ा सा लेट स्विंग हुआ, तीसरी उसने कोशिश की कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर निकालूं, जहां पर उनका बल्ला एकदम रुका है, दैट मींस के डबल माइंडेड थे। कि मैंने कहा ना, मुझे समझ में नहीं, मुझे समझ नहीं कि उसको रोल क्या दिया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी शायद उसके अंदर मैं कहता हूँ ओपनिंग डिपार्टमेंट में हमारे होनी चाहिए थी, कि अगर साइम का जो नेचुरल प्ले उसको करने देते। लेकिन कामरान गुलाम अच्छी बात इसलिए कहते हैं, जब आपको रगड़ा लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपने इतना सर्व किया होता है, आपको पता होता है कि मैंने परफॉर्म कैसे करना है इन कंडीशंस पे। मैं खुद भी इस बारे में कहता हूँ कि यार आपका जो एक पोजीशन डोमेस्टिक में रही है, वही पोजीशन इंटरनेशनल में होनी चाहिए। लेकिन जितनी क्रिकेट अब चल रही है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, आपको जो भी चैलेंज मिलता है, आपको उस पोजीशन पे जाके अपने आपको चैलेंज लेना पड़ता है कि यार नहीं, मैं परफॉर्म करूंगा। आमिर जमाल जिस तरीके से, फिर हम कल भी बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत से लोग उसको नहीं अपना उस कैटेगरी के अंदर रखते, लेकिन चाहे वो T20 की बात करूं, मुझे पता है 10 रन पर ओवर भी देता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बैटिंग और बॉलिंग में मिलता है। हमेशा कहते हैं ना, जब आपकी टेल बेशक 30-35 भी कर जाए, वो लिटरली डेंट पहुंचाती है दूसरी टीम को, तो आपको एक चीज आज नजर आई। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक इसमें क्वेश्चनेबल एलिमेंट फिर भी शॉर्ट सिलेक्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप चलें साइम वाली डिलीवरी हम निकाल देते हैं कि बॉल चले, बहुत ही अच्छा था, बट उसके अलावा जो आपकी 4 डिसमिसल्स थी, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील डाउन द लेग साइड वो पकड़े गए, उनको जरूर डिस्कस करेंगे। इसमें पहले शान मसूद को देख लेते हैं बाजिद भाई। आई थिंक वो शायद कॉर्बन बॉश का एक ड्रीम डेब्यू होना था, तो वो हो गया, उसके हाथ वो चढ़ गए। लेकिन ऑब्वियसली अब अगर वो वाकई ओपन कर रहे हैं और आगे पाकिस्तान ये फैसला कर रहा है कि उन्होंने ओपन ही करना है, फिर अ लॉट मोर इज नीडेड फ्रॉम शान मसूद। देखिए, एक तो आप जैसे अभी बात की कि साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली तो मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू ओपन द बैटिंग और मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू स्कोर रन्स। रीसेंट पास में ना, ये पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर आप, जब इनकी पुरानी टीम थी तो तब ऐसी पिचेस नहीं बनती थी, तब बाउंस होता था ज़रूर,
लेकिन ऐसे लैटरल मूवमेंट और ऑकवर्ड बाउंस इस तरह नहीं होता था। ये पिछले 6-8 साल से ये बहुत ज़्यादा होने लगे। तो साउथ अफ्रीका में रन्स करना बड़ा मुश्किल है। ये तो आप पहले क्लियर कर लें कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू ओपन टू बैट, यस। दूसरी बात, हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है। हम कहते हैं कि जी अग्रेसिव अप्रोच होनी, उसमें भी बैलेंस होता है। बैटिंग में खासकर आपके रिदम ऑफ द इनिंग्स में बहुत बैलेंस होता है। ये भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही मतलब एक तरफ चले जाएं कि रन्स ही ना हो रहे हो। जैसे वो मानस ने एक इनिंग्स खेली थी जहाँ पे उसने अभी मेरे शायद पर्थ में, जहाँ पे लेफ्ट ही करता रहा और रन्स ही नहीं हुए और फिर आउट हो गया। तो वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शान मसूद ने 58 बॉल्स खेली, ठीक है, वो नया बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था, कर भी लिया था उसने, बट उसकी इनिंग्स में वो रिदम नहीं नज़र आ रहा था कि वो फोर्स्ड के नहीं यार ठीक है बॉल सीम हो रहा है। तो बट अगर आप उस जोन में चले जाते हो फिर रन्स कैसे होंगे, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग, फिर क्योंकि आपने अपने आप पे इतना प्रेशर डाल दिया कि रन्स नहीं हो रहे, तो फिर डिसीजन मेकिंग ख़राब ही होती है। फिर आप एक ऐसा शॉट खेलते हो ज़बरदस्ती या कोई ऐसा शॉट खेलते हो जहाँ पे आप आउट हो जाते हो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप तो अहमद कभी कभार अग्रेसिव हो जाता है लेकिन हिजाब संभाल लेती है, तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह बैटिंग में भी ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और कामरान गुलाम जिस तरह खेला है, ठीक है, वो हटके खेला है, डिफरेंट खेला है, लेकिन उसमें जो लर्निंग, ये कहते हैं ना जी लर्निंग ये है कि इसमें जब आपको इतना बड़ा स्टार्ट मिल गया तो उसमें भी आपका बैलेंस ज़रूरी है। माकरम ने जो इनिंग्स खेली है, ठीक है, एज मारे, लेकिन माकरम ने कोई ऐसे निकल के या कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं उठा के मारने की कोशिश की। उसको जहाँ पे बॉल मिली वहीं पे मारा, तो वो बैलेंस उसका नज़र आ रहा है। ठीक है, कल हो सकता है उसको पहले बॉल पे आउट हो जाए, लेकिन रिदम ऑफ द इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। साउथ शकील जिस तरह खेला है, साउथ शकील इस तरह नहीं खेलता, बिल्कुल पहले ओवर में 3 चौके इस तरह नहीं खेलता वो। तो वो अगेन फोर्स कर रहा था अपने आप को। जो इंटेंट एक और चीज़ है, एग्रेसिव मतलब रन स्कोरिंग एक और चीज़ है। मैंने जाना है, जाहिर है बैटर क्या करने जाता है, रन्स बनाने जाता है ना, तो मैंने जाना है रन्स बनाने, तो आप देख रहे होते हो कि कौन सा बॉल मुझे मिलेगा कि मैं रन्स बनाऊं, वो ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैंने चौका मारना या इसको मैंने हर बॉल पे चौका मारना, तो उसमें हाई रिस्क आ जाती है। लेकिन ये आउट ऑफ द स्किन अगर है तो प्रॉब्ली शायद मैनेजमेंट ने, जब साउथ शकील आए तो ये तो 12 कहा जा रहा था कि शायद मैसेज आया कि भाई ऐसे खेलो। नहीं, मैसेज वो तो बात हुई होगी कि जैसे कल मैंने आपको कहा कि इस ग्राउंड की हिस्ट्री या ये साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच है उसमें हिस्ट्री यही है कि वही टीम जीतती है जो तेज रन कर जाते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट कंडीशंस है। अगर आप फंस के खेलते हो, आप बॉल्स निकालते हो, जिस तरह शान मसूद और साइम ने ओपन किया, उन्होंने अपना काम तो कर दिया। नॉर्मल पिचेस पे तो जब आप नया बॉल निकाल लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो हिसाब नहीं था, स्पेशली आज के दिन तो वो हिसाब नहीं था। बट जो साउथ शकील ऐसा लग रहा था कि फोर्स कर रहे हैं अपने आप को उस तरह खेलने की, तो वो फोर्स करने में अब अगर साउथ शकील कहता हाँ जी मैं तेज खेलूंगा, लेकिन जिस तरह नॉर्मल भी वो कोई स्लो नहीं खेलता, नॉर्मल खेलूंगा, पिक योर बॉल्स टू हिट। अब जाहिर है आउट तो फिर भी आप हो जाओगे, बट उसमें ज्यादा उसके चांसेस हैं टू स्कोर रन्स बनिस्बत के मैं ऑल इन ऑल अटैक करूं। डेफिनेटली, एंड मे बी दिस कुड हैव बीन वन ऑफ दोस डिलीवरीज डाउन द लेग साइड जो शायद वो छोड़ ही देंगे, जो छोड़ भी सकते थे। आई थिंक उसके अगर करते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। अब ऐसा आपकी भी टेक लेंगे, कुछ हमने काउंटर अटैक देखा पहले साउथ शकील की तरफ से, फिर कामरान की तरफ से। ऑब्वियसली साउथ शकील लंबा नहीं खेल सके, कामरान स्टिल गॉट टू हिज 50। इस ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट कि आपको क्विकली ही खेलना पड़ेगा, बट डू यू एग्री जो वाजिद भाई ने कहा कि 50 ओवर्स के बाद आपकी असल बैटिंग आनी थी? आई थिंक यू कुड हैव प्रोलॉन्ग्ड इट अगर एक या दो बैटर्स भी लंबा खेल जाते तो। डेफिनेटली आप एग्री करते हो, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि जब आप किसी भी आप बॉलर को फेस करते हो, आपका एक साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट आपका बना होता है। जब आप देख रहे होते हो, जज कर रहे होते हो, एनालिस्ट पास बैठा होता है कि विकेट को आप जज कर रहे होते हो, ऑब्वियसली टीवी लगा होता है, आपको पता होता है कि कहाँ पर बॉल सीम मूवमेंट कर रही है। बैट्समैन एक प्लान बना के ज़रूर अंदर जाता है कि मैंने किस रन बॉल पे खेलना है या मैंने किस पे अपना एग्रेसिव अप्रोच रखनी है। मेरिट पे अगर आप खेलें, जो बॉल अच्छी होती है आपको ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है उस बॉल को। हमारा लेकिन जो सबसे बड़ा एक इशू रहा है वो आपको पता है कि हालिया अरसे के अंदर भी आप बात करें, ठीक है ODI क्रिकेट की वो चीज़ें ठीक है आप जीते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म करनी पड़ती हैं। रोटेट द पॉलिसी का सबसे बड़ा एक मसला, आप इतनी डॉट डिलीवरीज खेलते हो कि ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर है, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर फ्लॉप होता है, जो अक्सर अनफॉर्चुनेटली होता रहा है आपका,
आपकी डॉट बॉल डिलीवरीज का रेशियो उसमें निकाल लें, फिर आप डॉट बॉल डिलीवरीज का मिडल ऑर्डर में निकालें जहां पर आप बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हो अपनी इनिंग्स को। यहाँ पर तो आपके पेसेस लगे हुए हैं ना। सबसे ज्यादा मसला आपको स्पिनर्स के Spin खिलाफ में आता है, पाकिस्तान का होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरीके से एक्सपोज होता है। मैंने इसलिए कहा ना कि टॉस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि शायद साउथ अफ्रीका परेशान इस सेंस में जरूर है कि यार पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, क्योंकि उनके ज़हन में था कि हम शायद जल्दी आउट कर दें तो पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन ये जो विकेट है ये मुझे नहीं लगता कि स्लो होगी। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बैटिंग ट्रैक हो जाएगा, लाइवली ग्रास है, थोड़ा सा आपको पता है जब बॉल लग रहा होता है तो घास जोन सा है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठने लग पड़ता है, थोड़ा सा रफ हो जाता है ग्रास आपको, तो थोड़ा सा ये तो आपको तेज supportive होता हुआ होते ही हैं। नजर आ रहा है। आपको तेज होती हुई नजर आ रही है, आसान विकेट नहीं होगी। लेकिन मेरे लिए सबसे प्रेशर पॉइंट आपका दूसरी इनिंग्स है कि पाकिस्तान उसमें किस तरीके से आता है। कल आप अगर इनको जल्दी आउट भी कर लेते हैं, सपोज आपको अल्लाह करे 50-60 रन की अगर लीड भी मिल जाती है, वहां से आपने इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है वो सबसे बड़ा एक प्रेशर सिचुएशन है। आप इससे पहले अगर आप चले जाए, मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी पढ़ ही रहा था, 15 मैचेस पाकिस्तान ने खेले जिसमें सिर्फ 2 जीते हमने और 12 के करीब हम लोगों ने हारे हैं। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी वो जेन में आता है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमारी हमेशा 3rd और 4th इनिंग्स हमेशा टफ रही है। और इन कंडीशंस के अंदर जहां पर उनके बॉलर्स को अगर आप अपने बॉलर्स के साथ कंपेयर करें, अब्बास बहुत अरसे के बाद वापस आ रहा है, खुरम शहजाद की बात करें वो भी अरसे के बाद वापस आ रहा है, उनके बॉलर्स की अगर आप लाइन लेंथ चेक करें तो ज्यादा उन्होंने कोशिश ये की कि हिट द डेक हार्ड की बात है, जहां पर वो शॉर्ट पिच को आपको टेस्ट कर रहे हैं। अनइवन बाउंस है, हमारे बॉलर्स ने भी उनको स्ट्रगल करवाया। वो माकरम की बात करें, एजेस जरूर लगी हैं, या आप उनके बैट्समैन की बात करें, टॉनी की बात, मूवमेंट आपको अच्छी मिली है। लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर का मसला है मेरे लिए कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, जॉब रोल्स क्या दी जाती हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर कि आपने किस माइंडसेट के साथ जाना है। मैं फिर कहूंगा जो साइम अयूब की नेचुरल प्ले है उसको खेलने दें। बिल्कुल, आपने वो नहीं करना कि घंटा गुजारो 1.5, ठीक है जेन में होता है, लेकिन नेचुरल प्ले उसको खेलने दो। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो डेन पैटरसन की बॉलिंग को भी जरा हम एनालाइज जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़े एक नॉमिनल पेस के साथ जो वो लैटरल मूवमेंट थी उसने वाकई पाकिस्तान को बहुत तंग किया। एंड आई थिंक हिस्टोरिकली हमें इस तरह का स्विंग जो है वो ज्यादा तंग करता रहा है। लेकिन ये सब है और भी बहुत कुछ है, साथ साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और मजीद बात करेंगे आज टेस्ट डे 1 एट सेंचुरियन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से। थोड़ी हम डिस्कशन अब बॉलिंग पे भी करेंगे अहमद, क्योंकि डेन पैटरसन बिल्कुल स्पेशली बैक टू बैक 5 विकेट हॉल्स फॉर देम। बिल्कुल ठीक है, और आपने जब वो पहला फेज निकाल लिया रबाडा और यानसन वाला, फिर आपने 5 विकेटें दे दी पैटरसन को, व्हिच वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड। बड़े नॉमिनल पेस के साथ। हाँ, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग रबाडा टू गो विकेटलेस एंड पैटरसन टू टेक 5 विकेट्स, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। सो उसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। तो बाज़ भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, अगर आप दोनों रबाडा और जॉनसन की बात करें तो उनका नेचुरल लेंथ ना शॉर्ट ऑफ लेंथ है। रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट अगर आप उसको ओवर पिच में आप देखें ना तो फिर भी वो उसका बॉल विकेटों में नहीं लग रहा, बॉल विकेटों के ऊपर से जा रहा है क्योंकि उसका नेचुरल लेंथ ही बैक ऑफ लेंथ है। ये जो पैटरसन ने किया है, इसने बॉल क्योंकि पेस कम है, इसने बॉल आगे किया और वो सबसे डेंजरस लेंथ है इस पिच पे। अब्बास की शायद इससे थोड़ी सी ना पेस कम है, अब्बास की जो एज लग रही है ना वो स्लिप तक कैरी नहीं हो रही है। इसकी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, बट ज़्यादा तो है, बट इसका जो लेंथ है वो आइडियल था कि इसका मतलब वो हर पिच पे यही कहते हैं कि आपका जो लेंथ बॉल होना चाहिए दैट शुड हिट द टॉप ऑफ द स्टम्प्स। इसका वो हो रहा था। इसे पूरी इसकी स्पेल में चाहे वो मतलब ऑफ स्टम्प से बाहर हो या लेग स्टम्प से बाहर हो, लेकिन लेंथ उसका कंसिस्टेंट रहा है। उस वजह से इतना डेंजरस था क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी मूवमेंट थी। और आपने देखा कि वो कामरान गुलाम या इवन रिजवान, क्योंकि उनको वो लेंथ तंग कर रही थी तो वो उसको निकल के मार रहे थे। शायद वो सबसे डेंजरस बॉलर इसलिए था क्योंकि वो लेंथ नहीं छोड़ रहा था। यानसन और रबाडा, अब दूसरी इनिंग्स में शायद यानसन और रबाडा ज़्यादा डेंजरस हों क्योंकि वो तेज़ हैं, वो बॉल मारते हैं विकेट पे। बट इस इनिंग्स में क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट पिच था, थोड़ा सा स्लो था, बट सीम मूवमेंट थी, तो इस किस्म का बॉलर बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इवन पाकिस्तान की डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास की बात कर लें, अब तो पिचेस बेहतर हो गई हैं, लेकिन आप 5-6 साल पहले की बात कर लें तो इस तरह की आपको हर फर्स्ट क्लास के मैच में ऐसी पिच होती थी जो सूखती ही नहीं थी। तो आप अगर उन सालों के रिकॉर्ड निकालें ना तो आपके मीडियम पेसर्स ने 400-400, 300-300, 400, फिर जब वो आप कहते हैं कि इसकी पेस कितनी है तो वो 130, 135, यही थ्रेशोल्ड होता है। बट इस किस्म ये जो आज आपने सुबह का जो सेशन देखा है या सुबह पहले 2 सेशन में पिच देखा ना, ये कंसिस्टेंटली पिच रहती थी हम आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2-2, 3-3 दिन, 2.5 दिन में भी मैच ख़त्म होता था। तो हमारा उस टाइम लोग, अब जैसे शुएब भाई आएंगे तो वो कहेंगे यार वो
तगड़ा बॉलर क्यों नहीं आ रहा? तगड़ा बॉलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 15 साल आपने उन पिचेस पे जहाँ पे मीडियम पेसर कामयाब होता है उन पिचेस पे खिलाया, तो आपका तगड़ा बॉलर आना ख़त्म हो गया। अगर तगड़ा बॉलर शुएब अख्तर आया था, समी आया था, इनकी डेब्यूज़ मेरे ख्याल समी का 98-99 तब का डेब्यू है, तो तब ज़रूरत थी। 2001 ऑनवर्ड्स टिल 2015 आपको सिर्फ मीडियम पेसर की ज़रूरत थी। तो जो आज जितने भी आपके बॉलर्स आ रहे हैं उनकी पेस यही है। जो सबसे अच्छी बात फिर से थोड़ी रिपीट हो रही, लेकिन पैटरसन की सबसे अच्छी बात थी उसके लेंथ, क्योंकि उसने आगे बॉल फेंका जो कि इस पिच पे ज़रूरत थी। बिल्कुल। एंड आई थिंक थोड़ा सा ये भी है वेस्ट की ट्रेडिशनली पाकिस्तान इस एरिया में स्ट्रगल भी करता है। अगर आप बॉश की बॉलिंग भी देखें तो वो थोड़ा सा ज़रा वेवर्ड या फुलर लेंथ ज़रूर थे, लेकिन पैटरसन वाज राइट ऑन दैट चैनल जिसकी हम बात करते हैं कि सारा दिन भी विकेट टू विकेट अगर उसको कहेंगे तो वो रोबोट की तरह लगा रहेगा उसी चैनल के अंदर। देखो मैं भी ऑफ एयर बल्कि बाजी से बात करता, पैटरसन 5 खिलाड़ी इससे पहले भी 5 लेके आ रहा है श्रीलंका के खिलाफ, उसने बॉलिंग अच्छी करवाई है। लेकिन दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान बहुत से लोग बात करते हैं कि स्विंग हमें तंग ज़रूर करती है, लेकिन अगर मुझसे स्विंग से ज़्यादा मैं कहता हूँ आपको बाउंस ज़्यादा तंग करती है। बाउंस पे आप हमेशा स्ट्रगल करते हुए, आज भी आपको नज़र आ रहा था वेवर्ड थे, लेकिन वो टेस्ट कर रहे थे आपको कि एक दफ़ा शॉर्ट पिच डिलीवरीज की आप बात करें, उनको टेस्ट काफ़ी किया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को। आप अगर पैटरसन की बात करें, अभी ग्रास थोड़ा सा लाइवली है, उसको पता है कि मैं हिट कहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने कहा ना वो उस लाइन को उसने पकड़ा हुआ है जहाँ पर बैट्समैन थोड़ा सा शफल ज़रूर होता है कि यार मैं ड्राइव पे जाऊँ या मैं थोड़ा सा पीछे अपना बैकफुट पे जाऊँ खेलने के लिए। आप कहें 4 मीटर की तरफ होती है, और उसका थोड़ा सा लेट स्विंग भी होता है एयर के अंदर, जो कि साइम अय्यूब की स्पेसिफिकली डिलीवरी की आप बात करूँ जो हालांकि कहा यही जाता है कि पिच पर यही है कि आप जितना लेट खेल सकते हैं खेल लें उतना। देखिए ज़्यादातर यही होता है ना कि इन जैसे विकेट्स के ऊपर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन कंडीशंस में आप कोशिश करते हो कि बॉल जो सा बॉडी पे लेके आप खेलते हो, आप अवे तो खेल नहीं सकते। यहाँ होता है ना कि आप कहेंगे मैं लाइटर हैंड से खेलना है, वो वाला चक्कर तो इधर होता कोई नहीं है। लेकिन पैटरसन एक अच्छी बात है कि अगर आप फिजिकली देखो तो बंदा कहता है कि यार ये भी बॉलर है, क्योंकि फिजिक वाइज अगर बात करें थोड़ा बल्कि सा है, लगता नहीं है, लेकिन 125 135 100 आप कर लें कि 128 के करीब है, लेकिन जो लेंथ जिसको वो हिट कर रहा है वो ट्रबल करेगा बैट्समैन को। लेकिन हाँ, शायद मुझे आगे जाके बात पे लगता है कि जब विकेट थोड़ी सी स्लो होगी, अगर होगी तो नहीं, मेरा जवाब नहीं सुनता। मैंने कहा दूसरी इनिंग में जॉनसन और रबाडा मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक। ये कहते हैं ये मेरी बात नहीं सुनते, मैं सुना वो भी नहीं सुनता, ये भी नहीं सुनता। वो इनकी फ्रैंचाइज जिसमें जो सिर्फ मैं ही सुनती हूँ। नहीं असल में अभी जिस सेटअप से निकले ना वहाँ पर यही चल वहाँ पे रहा बात सुनते, वहाँ नहीं ना बात सुनते, अपनी होती कि एंज नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। लेकिन हमारे साथ मेरे ख्याल से बड़ा फ्रीक्वेंट है कि आउट ऑफ कोर्स होता है, तो यार ही हम 2 की करके गए थे, वो तीसरे वाले ने आके हमें ट्रबल कर दिया। लेकिन साथ बॉश ने भी बहुत अच्छी आई थिंक ड्रीम डेब्यू। लेकिन अगर आपको याद अगर हो इस पिच पे ना आइडियल बॉलर जो तो शायद टीम को 60 पे आउट करा था वो फ्लैंडर, क्योंकि पेस नहीं है लेकिन वो लेंथ और वो स्टंप्स को अटैक कर रहा है, हल्की हल्की सीम मूवमेंट है, तो उसने तो साउथ अफ्रीका में ऐसे आउट किए हैं कि एकदम टीम उतार दी है। तो ये पिच आइडियल उस किस्म के बॉलर, स्पेशली पहला दिन जो मैंने बॉलिंग की है पहला दिन, आइडियल उसके लिए। तो पैटरसन उतना स्किल नहीं है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो उसी तरफ पॉइंट करते हैं कि जी मैंने लेंथ पे कंट्रोल रखना है और मतलब कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी है। फ्लैंडर के पास तो काफ़ी कुछ और भी था, वो स्विंग भी करता था और वो दोनों तरफ उसका बॉल सीम भी होता था, तो वो इस पिच पे तो बहुत आइडियल होता। बट अगर आप सोचेंगे कि पहले दिन जहाँ पे थोड़ा सा स्लो पिच है तो आपने बॉलिंग कहाँ करनी, कहाँ बॉल करने, आगे बॉल करने, वो जो 2 आपके जो प्रीमियर बॉलर्स हैं रबाडा और जॉनसन, वो उनका नेचुरल लेंथ बैक ओवर लेंथ ही है, तो वो तो आके जोर से जब बॉल मारेंगे तो शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा। वो खूबसूरत बॉलिंग तो लगती है क्योंकि बॉल निकल रहा है, कीपर के पास जा रहा है, लेकिन विकेट टेकिंग नहीं होती। सारा दिन लेफ्ट करते रहे आप उसको। नहीं लेफ्ट नहीं, बीट होते रहते हैं ना, आपको बॉल हम तो लेफ्ट ही कहेंगे, हम तो बचा रहे हैं अपने बैटर्स को। बीट होते रहते हैं। वो इवन कमेंटेटर्स ने भी कहीं कहा कि जब ये ज्यादा तेज स्विंग हो रहा है तो वैसे ही बीट हो जाता है, तो जहां वो स्लो होगा तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे। और उसी वक्त साइम अय्यूब आउट हुए थे। हमारे पास भी खैर ऐसे बॉलर हैं, अब्बास को अगर आप उस आई थिंक कैटेगरी में रखें तो वो भी सारा दिन वो विकेट टू विकेट उसी तरह की बॉलिंग करते रहे। बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई कि 22 ओवर हुए हैं और आमिर जमाल को 1 ओवर नहीं कराया गया, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि ठीक है आपने 3 आउट कर लिए बट बाद से आपने 10 ओवर कराए हैं, तो 10 ओवर का मतलब है कि आप उसको सिर्फ नए बॉल से ही यूटिलाइज करना चाहते थे। आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं कराई, विच मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो जिस तरह उसमें शायद सबसे तेज़ बॉलिंग वो ही करता है इधर, और शायद वो जो बाउंसर की बात हो रही है या टेस्ट करना वो कर सकता था। कल देखेंगे कि आया के इतना सीम मूवमेंट मिलता है कि नहीं, आया के बॉल
उस तरह से जिस तरह आज चल रहा था उस तरह होगा कि नहीं। थोड़ा सा शायद बॉल, अगर ये कह रहे हैं कि कल बारिश है लेकिन अगर थोड़ी सी धूप निकली तो थोड़ी सी ड्राई होती है पिच तो थोड़ा सा तेज़ बॉल आता है तो उसमें रन्स करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ये इस ग्राउंड पे ना आज भी अगर आप देखें तो रन्स जो हैं वो ज़्यादातर बाउंड्रीज से ही होंगे। अगर आप माकरम की इनिंग्स देख लें तो 8-9 चौके, 36 आउट ऑफ 47। कामरान गुलाम की इनिंग देखें तो 38 बाउंड्रीज में आउट ऑफ 54। क्योंकि सीम हो रहा है ना तो सिंगल करना या एक्चुअली बॉल को मनूवर करना ज़रा मुश्किल होता है इस पिच पे। ज़्यादा इजी है कि आप उसको ज़ोर से मारो और वही कामरान गुलाम ने भी और माकरम ने भी जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़ोर से मारा है। तो बाउंड्रीज अगर आपने लंबा स्कोर करना है तो उसमें बाउंड्रीज की परसेंटेज हाई होगी। तो कल अगर मैच टाइट होता तो ईशान की कैप्टनसी भी थोड़ी टेस्ट ज़रूर होगी क्योंकि इसमें आपने बाउंड्री कैसे रोकनी है, किस प्लेयर को आपने चौके नहीं देने वो भी देखना होगा क्योंकि ये अगर तो कल आती नहीं आउट होते तो फिर मैच टाइट हो जाएगा। फिर क्योंकि फिर एक फ़र्ज़ करें वो 150-160 तक पहुंच जाते हैं, फिर आप हर रन के लिए आपने फिर सोचना है कि वही बैलेंस मैंने देखना है कि आउट तो मैंने करने हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इनको 60-70 या 50-60 की लीड दे दूं क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच लग रहा है। नहीं ऐसा ही है। और एक और बॉलिंग परफॉर्मेंस जिनकी हम बात करेंगे जिसकी करनी बहुत ज़रूरी है वो थी खुरम शहजाद की। तो वैस हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद दैट डिलीवरी स्पेशली टू डी जोर्जी? खुरम शहजाद, हम अगर आप पूरे पाकिस्तान सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमारे एक आदी हम हो चुके हैं, एक प्लेयर को लेके आते हैं, परफॉर्म करता है, फिर अचानक उसको छुट्टी कराते हैं कि जाओ जाके रेस्ट करो, बाद में देखेंगे क्या करना है। खुरम शहजाद डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। अब पेस में टेरेबल क्विक तो नहीं कह सकता लेकिन उसको पता है कि हिट द डेक कहाँ पर करना और मूवमेंट अच्छी है उसके पास। अगर आप उसकी 2-3 बॉल्स देखें, थोड़ा सा बॉल लो भी रहा है, वो जो LBW का एक अपना उस पर अपील भी की गई थी तो बॉल थोड़ा सा, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है कि एटलीस्ट विकेट को हिट कर रहा है। इन जैसी विकेट्स पे ज़्यादातर यही कोशिश, बाजिद भाई वाली जो बात है कि आप जितना मर्जी शॉट मारते हो आप छोड़ते जाओगे तो वेल लेफ्ट तो होता जाएगा लेकिन आखिर में तो क्या होना है वो आप स्कोर कार्ड को भी देखते हो कहीं ना कहीं। लेकिन खुरम शहजाद का एक अच्छा कि वो विकेट को प्रॉपर तरीके से टारगेट कर रहा है। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी है, फिर पाकिस्तान टीम में लेकिन अरसे के बाद वापस आ रहा है, आपको थोड़ा सा गैप भी जो मिलता है उसका भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। सेम विद अब्बास की बात है, बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि अब्बास जोन्स है वो चीज़ नज़र नहीं आया था यार, 3 साल के बाद वापस आ रहा है। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर टाइम लगता है। हमारा एक थोड़ा सा एक इशू है ना कि हम लोग एकदम चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें, काउंटी की बात करें तो हम उसको कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल के साथ, यार उसमें बड़ा अच्छा करा था, इंटरनेशनल में भी अच्छा करना चाहिए था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। इट्स अ प्रेशर गेम। आप 3 साल के बाद वापस रिप्रेजेंट करते हो अपने मुल्क को आके, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। शाहीन है नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नसीम शाह आपको पता है फर्स्ट चेंज के ऊपर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर तो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन कल का डे बड़ा मैटर करेगा। बारिश मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा वेदर वालों ने कि बारिश है कल। देखने वाली बात है कि कल स्टार्ट ऑफ द डे का लिखा हुआ है, पूरा दिन तो नहीं होगी बारिश, लेकिन अगर बारिश होती है तो बॉल फिर थोड़ा सा और सीम करेगा। मजा सिर्फ एक चीज का है, बबूमा जल्दी आउट हो जाए, मैं चाहता हूँ खुद। लेकिन आई एम जस्ट बीइंग ग्रीडी। अगर इन 4 फास्ट बॉलर्स को आप देखें तो वन लेफ्ट आर्मर इन देयर, वुड इट बी अ बिट डिफरेंट? थोड़ा सा हो सकता था यार। आई वांटेड मीर हमजा। शायद लोग उसको कम रेट करते हैं लेकिन डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने कमर तोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया के, आपको याद हो। फिर बीच में इंजरी वाला तो मामला किसकी जगह खिलाते ये बता। हाँ ये अच्छा सवाल। मैंने बता रहा वैसे नहीं, ये बताया। अच्छा वैसे ना, 12 तो नहीं खेल सकते ना, 11 खेलेंगे। लेकिन अगर मैं इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो शायद मैं लेफ्ट आर्म जाता अब्बास, अगर खुरम शहजाद की जगह पे जाता, क्योंकि मीर हमजा का खुरम शहजाद की जगह मैं जाता खुरम शहजाद की जगह। बोल्ड कॉल। खुरम शहजाद ने 6 आउट किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद अनफिट हुआ है तो बड़ा। मीर हमजा का भी सेम खुरम है शहजाद, if my memory serves me right, he hasn't really performed bad anyway. उसको जो ब्रेक मिला है वो सिर्फ इसी वजह से मिला है that he got injured. मीर हमजा का भी आपको याद है इंजरी का मामला रहा था। लेकिन मैं इस सेंस में कहता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, खुरम शहजाद ने भी परफॉर्म ऑब्वियसली किया है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के उस मैच की बात कर लें, आप 600 प्लस के करीब उसकी डोमेस्टिक में विकेट्स हैं, खुरम की भी यहाँ पर तगड़ी विकेट्स हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कैरी करता है। फिर आप बात करते हैं कि लेफ्ट आर्म एक पेसर आपके पास होना चाहिए था, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं मीर हमजा को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि पेस ड्रॉप है, पेस का कहीं ना कहीं फैक्टर फिर आ जाता है जी, पेस इतनी है नहीं,
आपको टेरो क्विक एक फास्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर चाहिए, जो कि मैं खुद कहता हूँ इस लाइनअप के अंदर कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन टेरो क्विक अगर ऑप्शंस भी आप देख लेना, अगर आप 5-6 ऑप्शंस डोमेस्टिक में भी निकाल लें, कौन है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए 145 या 146 रेड बॉल की बात कर रहे हैं, या बॉलिंग कर रहा है? विकेट्स का फिर मुझे बताया ना, डोमेस्टिक के अंदर हर साल तो विकेट चेंज कर देते हैं, कभी आप बैटिंग ट्रैक बना देते हैं, कभी आप स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं, आप इंटरनेशनल में कहते हैं घास उड़ा दो, देखते हैं इस बार तो आपने 3-3 दिन में भी टीम्स फारिग करवाई हैं डोमेस्टिक। वही कह रहा हूं ना, आपको डोमेस्टिक के अंदर सीजन में आप देखो ना, आप भी वहां पर खड़े थे, आप देख रहे थे पिच, हमें यही लग रहा था जैसे कारपेट हम कह रहे थे पिच इधर ही, और वही हुआ 3 दिन में टीम बुक हो गई। तो ये चीज है ना डोमेस्टिक के अंदर इंस्टेबिलिटी आप देखो ना कितनी है, हर साल तो आप कुछ ना कुछ चेंज कर देते हो। बॉल की बात करें, हर साल वो चेंज हो जाती है। बॉलर्स क्या करें फिर, जितना T20 का जो फॉर्मेट बीच में आ चुका हुआ है, जितना बॉलर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे बताया ना कि पेस अवे जो क्विक फायर पावर जाना जाता था, वो कहां से पैदा करोगे इसके अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मीर हमजा खेलता था ना तो वो खेलता था अब्बास की जगह, लेकिन आपने क्योंकि अब्बास को वापस लेके आए थे, कहते हैं मीडिया का प्रेशर नहीं होता, सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं होता, कि अब्बास को स्पेसिफिकली आप लेके आए कि साउथ अफ्रीका में ऐसा बॉलर चाहिए। बट ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, मीर हमजा का अब्बास से कम एक्सपीरियंस नहीं है, मीर हमजा भी उतना ही एक्सपीरियंस बॉलर है। लाइक फॉर लाइक अगर बात करें ना तो पेस शायद मीर हमजा थोड़ा सा उससे तेज हो। खुर्रम शहजाद का मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि खुर्रम शहजाद ने टेस्ट मैच में मतलब बांग्लादेश के खिलाफ कितने आउट किए जिस तरह, और वो प्रॉपर एक मतलब सब चीज़ें कर सकता है ऐसे, उसके उस पर कभी ये बात नहीं होगी यार इसकी पेस कम है, कि पेस ठीक है उसकी और लंबे स्पेल्स के लिए। बट अगर आपने मीर हमजा को खिलाना था तो वो अब्बास की जगह बनता था, लेकिन आप वो खिला नहीं सकते थे क्योंकि आपने पहले से ही वो थीम मतलब नैरेटिव बिल्ड कर लिया था कि अब्बास को हम वापस लेके आए इतने सालों बाद, काउंटी में इतने आउट हैं ये वो, तो ये अब आ गया, उसने खेलना ही खेलना था। तो फिर उसके बाद फिर आपके पास मीर हमजा की जगह नहीं बनती। लेकिन अब आपको कैरी करने के लिए भी तो सब्सटेंस चाहिए होगा, जहां आप कह रहे हैं कि उस प्रेशर के अंदर या उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से खिला तो अब आपने दिया है, अब आप उसकी परफॉर्मेंस भी तो रेट, क्योंकि इसके बाद अब आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलर, मैं कह रहा हूँ अब्बास बहुत जबरदस्त बॉलर है, मतलब उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 4 में से अगर लेफ्ट आर्मर इन 4 में से खिलाना था, आमिर जमाल नहीं बाहर होता था, नसीम शाह नहीं बाहर होता था क्योंकि वो थोड़ी सी पेस ज्यादा है, खुर्रम शहजाद भी नहीं बाहर, तो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले की बात करो, दी ओनली ऑप्शन वाज कि अब्बास की जगह मीर हमजा खेलता। बट वो नैरेटिव ऐसे बिल्ड हुआ था ना मैं सीरीज से पहले कि जिससे भी बात कर रहे थे, जिससे भी आप स्क्वाड की अगर बात करते तो स्क्वाड में नाम कौन सा सबसे पहले आ रहा है, अब्बास की वापसी हुई। तो जब अब्बास की वापसी हो गई है और पहले टेस्ट मैच वो ना खेलता तो फिर यहाँ पे हम बैठे यही बात कर रहे थे कि यार उसको ले अब्बास को नहीं खिलाया। लेकिन wouldn't have been more natural to carry Mir Hamza from the Australia series rather than asking Abbas to come back after 3 years? इसकी वजह क्या है? अब ये तो सिलेक्टर्स ने देखे, अब्बास की जो परफॉर्मेंस है या अब्बास की जो एबिलिटी है वो आइडियल है इन पिचेस पे, ऐसे नहीं है कि वो इन पिचेस पे बुरी बॉलिंग करेगा। और शायद वो एक बॉलर इनको चाहिए था कि जो आपको कंसिस्टेंटली बॉलिंग करके दे। ये इशू रह रहा था ना आपके फास्ट बॉलिंग में, कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं हो रही थी, रन्स लीक होते, तो ये रन्स नहीं लीक करेगा, ये कंसिस्टेंट बॉलिंग करके देगा आपको। बट अगर आप मीर हमजा की तरफ से देखें तो मीर हमजा ने भी जिधर जिधर खेला है उसने बुरी बॉलिंग कहीं भी नहीं की, उसने अच्छी बॉलिंग की है और उसने आउट भी किए हैं, मतलब ज़्यादा उसने आउट नहीं किए लेकिन आउट भी किए हैं। तो अगर वो अगर आप देखते कि जी आप इसको पिछली सीरीज भी खिला रहे हैं, इस पे हम थोड़ा मतलब इतनी देर से ये टीम के साथ खेल रहे हैं तो शायद ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो उस लिहाज से वो बात ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी थिंकिंग से देखें तो इनको था कि नहीं यार टेस्ट साउथ अफ्रीका में हमने टेस्ट सीरीज, हमें एक कंसिस्टेंट बॉलर चाहिए, और वो फिर कौन है कंसिस्टेंट बॉलर, वो अगर आप पीछे जाते हैं तो अब्बास ही है कंसिस्टेंट बॉलर। और जब वो टीम से बाहर हुआ है, बाहर भी वो गलत हुआ है, बाहर ठीक है एक आधा टेस्ट मैच तो हर किसी का खराब हो सकता है, बट वो हमारी जो ऑब्सेशन थी ना विद पेस, उसकी वजह से वो बाहर हो गया। उसका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप कहते हैं यार ये कैसे बाहर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक उसके बरक्स भी अगर हम देखें तो कोई हमने ऐसी रिप्लेसमेंट भी फिर नहीं खिला दी कि जिसपे हम कहते हैं कि यार हाँ वाकई जो है वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो गई थी। उसके बाद आपकी जो पेस बैटरी थी वो भी स्ट्रगल करती रही, तो दैट वाज आई थिंक अ वेरी पर्टिनेंट थिंग टू मेंशन एज वेल। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें।
करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और बहुत सारी गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हुई है, लेकिन आने वाला जो एक स्केड्यूल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट है। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे खास बात है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि 19 तारीख से शुरू होने जा रही है। पहला मैच कराची में, पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। और ये आपके सामने वो स्केड्यूल है जिसकी हम बात करें। तो हिजाब, कितनी एक्साइटेड है आप? कराची, लाहौर, रावलपिंडी, तीनों के फैंस मैचेस देखेंगे और साथ साथ दुबई के फैंस भी मैच देखेंगे। बिल्कुल, दुबई के फैंस भी मैच देखेंगे, लेकिन हमें बहुत सारे यहाँ पे ऐसे जो है ना फिक्सचर्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो कि लाहौर में होगा, यू हैव साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो कि होगा पिंडी के अंदर, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि बदले की आग जो है पिछले वर्ल्ड कप से वो कैरी करेंगे। सो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वुड बी अ ब्लॉकबस्टर इन लाहौर, एंड देन ऑफ कोर्स लाहौर गेट्स वन सेमीफाइनल एज वेल। वो हमें देखना होगा कि उस सेमीफाइनल में कौन पहुंचता है, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस यही होगा कि इंडिया कैन नॉट play that semi-final. And maybe a final in Lahore, most probably. Of course. If India doesn't qualify, then of course we'll have the final in Lahore, which would be a spectacle as well. So very excited. बहुत अच्छे fixtures हैं यहाँ पे। मैं इस वक्त थोड़ा सा confused हूँ कि किसकी टिकट ली जाए और किसकी छोड़ी जाए। जैसे बाज़ भाई कहते हैं ना कि मैं लाहौर भी हूँ, मैं इस्लामाबाद भी हूँ, तो दोनों वेन्यूज में मैच देख सकते हैं। आपको टिकट मिली तो हमें भी दे दिएगा। आपको मिलेगी, आप हमें दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये आई थिंक इंटरेस्टिंगली लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, और आप लोगों के भी बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं कि कंडीशंस जो हैं फरवरी के अंदर, या किस तरह की पिचेस हम देखने जा रहे हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, कंसिडरिंग हमारे तीनों वेन्यूज़ और जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी मैंने बैटिंग कंडीशंस होंगे, उसमें तो आप मेरा ख्याल है कि लंबे स्कोर ही होने चाहिए। वो दुबई का इंटरेस्टिंग होगा, वो ट्रिकी है। दुबई फरवरी में ट्रिकी है। हम पीएसएल में भी देखते थे, कभी उधर दुबई में स्पेशली रन्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को सूट नहीं करती, जो पिच है ना स्पेशली वो सूट नहीं करती, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बाकी मतलब तीनों वेन्यूज़ पे शायद अगेन पिंडी छोटा ग्राउंड है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ग्राउंड है, तो यहाँ पे रन ज़्यादा होते हैं, लेकिन तीनों वेन्यूज़ पे बॉल बल्ले पे तो ज़रूर आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम एक चीज़ ओवरलुक कर रहे हैं कि 28 साल बाद पाकिस्तान जो है आईसीसी इवेंट, ये छोटी चीज़ नहीं है, आईसीसी इवेंट दोबारा होस्ट कर रहा है 28 साल बाद, मेरे ख्याल 1996 के बाद कर रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, छोटा इवेंट नहीं। आईसीसी और जो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी, ये ऐसा इवेंट है कि हर दफ़ा सुनते हैं कि जी बस आखिरी इवेंट है, ये अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन इवेंट इतना अच्छा है ना, क्योंकि 8 टीमें और छोटा इवेंट और जल्दी होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, और आपकी टॉप 8 टीम्स हैं, और हर मैच का एक मतलब कोई उसमें ऐसा मैच नहीं है कि यार ये हार भी जाएँ तो खैर है, ऐसा नहीं है, हर मैच का कॉन्टेक्स्ट है। तो वो इवेंट बहुत एंटरटेनिंग है। तो हर दफ़ा हम कहते हैं कि जी वो आईसीसी कह देता है कि नहीं हमारे पास अब T20 वर्ल्ड कप भी है, टेस्ट चैंपियनशिप भी है, वनडे वर्ल्ड कप भी है, तो ये हम ड्रॉप करें, लेकिन वो ड्रॉप होता नहीं है, वो बार बार वापस आता है। हर दफ़ा हम सोचते हैं कि ये आखिरी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बाद नहीं। मुझे याद है 17 में भी हमने कहा था हम आखिरी चैंपियन, बस ये आखिरी है फिर लेकिन टूर्नामेंट फीजिबल, एक तो ज़ाहिर है क्राउड पुलर बहुत बड़ा, फीजिबल इसलिए कि बहुत छोटा टूर्नामेंट है, ऐसे नहीं है, और छोटा टूर्नामेंट है, और उसमें मैच मतलब आपकी टॉप 8 टीम्स है ना, तो हर मैच जो है एक तो कम्पिटिटिव है, प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत है कि आपके ग्रुप में 3 मैच हैं, अगर आप एक भी हारते हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैच मतलब ऐसा है कि मीनिंगलेस हो। हाँ, मीनिंगलेस। बिल्कुल। अवैस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पैट कमिंस बॉलिंग इन पिंडी। आप बता दें किस फिक्सचर के लिए। मैं सबसे पहले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया बाहर इस टूर्नामेंट से, क्योंकि मैं चाहता हूँ फाइनल पाकिस्तान में खेला जाए। लेकिन थोड़ा सा विकेट्स की अगर बात करूँ तो अगर आजकल जितनी आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, तो ज़्यादातर ऐसे शायकीनी क्रिकेट की बात करता हूँ, उनको पसंद है 300 भी हो या 350 भी हो, चेज भी हो, बड़ी बाउंड्रीज लग रही हो, हिट्स लग रही हो, क्योंकि वो डिमांड ऑफ द क्राउड की बात है। विकेट्स बनानी है आईसीसी ने ऑब्वियसली, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान में आईसीसी की होंगी, बाजीबाजी वाली बात ठीक है, बैटिंग ट्रैक की ऑलमोस्ट, क्योंकि इंग्लैंड का आप स्क्वाड देखो तो लगता ही है कि वो बैटिंग ट्रैक ही होने वाला है यहाँ पर। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की अगर बात करें, दुबई और शारजा, मैंने उस दिन भी बात की थी कि पूरी जिंदगी वहाँ खेला हूँ, वो स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ पर स्पिनर्स जो उनसे डोमिनेट करते हैं, बैटिंग आसान नहीं है। 120 T20 में भी आपको पता है 120-130 बड़ा मुश्किल था, वहाँ पर आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप वही है कि ठंड में आप चल रहे होगे, वहाँ पर वेदर थोड़ा सा डिफरेंट है जब आपने वहाँ पर खेला। लेकिन अच्छी बात है कि इतने अरसे के बाद एक टूर्नामेंट आ रहा है, आप वो फेस्टिविटी आप वापस देख रहे हो। आप स्पेसिफिकली पिंडी की अगर आप बात करें तो फेस्टिविटी आपको बाहर नजर आती है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है टूर्नामेंट की। और
दिस वाज द बेस्ट, जो हम कल बात कर रहे थे, बाज़ भी कह रहे थे, दिस वाज द बेस्ट जो पाकिस्तान कर सकता था क्रिकेट बोर्ड, जो हमारे भी बेहतर में था और क्रिकेट के लिए बेहतर था, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसको एंजॉय करें। स्टेडियम्स आपके रीवैम्प हो रहे हैं, अच्छी बात है कि डेडलाइन से पहले पहले सारे के सारे स्टेडियम जोन से आपके वो रीवैम्प हो जाएंगे। सिर्फ पिंडी का ज़रूर था मुझे, मैंने कहा यार सीटें कब लगेंगी इसकी, क्योंकि ज़रूरी है पिंडी का स्टेडियम, और पिंडी का जो क्राउड आपको पता है हमेशा टफ टाइम देता है। टिकट्स भी थोड़ा सा तैयार रखिएगा क्योंकि डिमांड बहुत है। जगह कम है। आपकी मुनासिबत से ही तैयार रखूंगा मेरे ख्याल से। आपको तो पता नहीं होगा लेकिन सेरीना चौक बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहा है, तो वो भी आप तो दूर रहती हैं तो आपको शायद पता ना हो। जी जी, मैं बहुत दूर रहती हूँ। इनकी सारी साइड की डेवलपमेंट पहले ही हो गई थी। बाज़ भाई को पता है ना, हमारे इसमें डेवलपमेंट पहले होगा, हमारे नंबर पहले आया था आपसे। तो आप कहना चाह रहे हैं इनसे हम F8 अंडरपास भी डिस्कस जो सेरीना में टीमें बैठेंगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, सही अच्छा है। बाजी तो एक चीज जरूर जाने से पहले एनालाइज कीजिएगा। नहीं, आपसे एक आपको होमवर्क दे रहा जी, जी, हूँ, जी, आप काम तो करते नहीं, हमें सवाल ही करते रहते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताना, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ड्यू कब फॉर्म होती है। ड्यू का शायद इशू आएगा, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में इशू आए, लेकिन आपने ये बताना है कि ड्यू किस टेम्परेचर पे फॉर्म होती है। ये कल आप पूरा रिसर्च करके बिल्कुल आएं। डन हो गया। एक आधा जो आप सुबह में शो करते हैं वो बल्क ना करें, आप ये रिसर्च करें ताकि अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हैं सुबह वाले ड्यू पे कर लें ताकि नहीं, प्रिपेयर हो सुबह जाए। वाला आप नहीं, शो वो कह रहे ना सुबह करें, वाला ये छोड़ दें। रिसर्च करें ताकि फिर हम आपसे सवाल करें और आप हमें जवाब। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ड्यू पे पूरी तैयारी करके आऊंगा। बस ये बता दें क्योंकि आपने कहा कि दुबई की विकेट्स जो हैं वो डिफिकल्ट होंगी। इंडिया ने जो 3 मैचेस अपने वहाँ पर खेलने हैं, पहला मैच 20 को बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा 23 को पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद एक बहुत एक बड़ा वक्फा उनको मिल जाएगा और फिर 2 मार्च को वो जाकर खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो एक गैप, और फिर कंसिडरिंग जो हमारे अलावा जो ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड को तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी, न्यूजीलैंड जिस तरह इंडिया को वहाँ पर टेस्ट मैचेस में ऑल्दो हरा के आया था, तो उनके लिए वो ऑपोजिशन कितनी डिफिकल्ट हो सकती है? देखिए बांग्लादेश उधर बहुत ट्रिकी होगा। बांग्लादेश और वैसी पिच पे मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बल्ले पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा। इंडिया डोमिनेट स्पेशली वनडे क्रिकेट में डोमिनेट विद बल्ले से करती है, और जब उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, तो वो उनको डोमिनेट करने के लिए बॉल थोड़ा बल्ले पे आना चाहिए। जब बॉल बल्ले पे नहीं आता तो ये एडवांटेज ऑपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन है, जब आप देखते हैं तो बाकियों से वाइट बॉल में सुपीरियर लगती है। तो जब एडवांटेज थोड़ा सा उस तरफ चला जाता है कि नहीं यार इस तरह इधर खुली हिटें नहीं लगेंगी, यहाँ पे ज़रा फंस के बैटिंग करनी पड़ेगी, ग्राइंड करना पड़ेगा, तो वो फिर एडवांटेज जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए इंडिया के लिए दुबई में मैं बार मुझे कुछ फीलिंग है कि दुबई इनको सूट नहीं करती। बांग्लादेश वो एशिया कप का भी मैच वो आखिरी ओवर तक ले गए, जहाँ पे मैच कहीं भी नहीं लग रहा था कि आखिरी ओवर तक जाएगा, पर वो आखिरी ओवर तक ले गए। तो बांग्लादेश भी ऑपोजिशन ज़रा मुश्किल होगी। न्यूजीलैंड भी, क्योंकि वो भी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो ग्राफ्ट कर जाते हैं। केन विलियमसन जिस तरह खेलते हैं वो ऐसी पिचेस के लिए तो बहुत ही आइडियल है। अगर आपको याद पड़े तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, जहाँ पाकिस्तान टेस्ट मैच आ रहा था, वहाँ भी ऐसे ही पिच था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो जहाँ पे बॉल बल्ले पे नहीं आएगा तो फिर ऑपोजिशन इन होती है गेम में। तो न्यूजीलैंड भी, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी इन दुबई, आप ये नहीं कह सकते कि क्लियर फेवरेट है इंडिया। अगर कहीं और कोई और ग्राउंड होता, कहीं और होता, तो आप कहते हैं कि नहीं इंडिया क्लियर फेवरेट है। इस वक्त थोड़ा वो उनकी जो वो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज होगा जो कि आई फील लाइक बाकी टीम्स को नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी सारी गेम्स दुबई में खेल रहा है। बाकी सारी टीम्स विल ट्रैवल यू नो बैक एंड फोर्थ बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई ऑफ कोर्स। सो इट सीम्स लाइक देयर विल बी मैसिव चेंजेस इन स्क्वाड एज वेल, क्योंकि जो टीम आप शायद पाकिस्तान में खिला रहे हैं वो टीम आप दुबई में शायद नहीं खिलाएंगे। टॉकिंग अबाउट द टीम्स जिनको चेंज करना पड़ेगा। एक आध मतलब वो स्क्वाड में आपके पास प्लेयर एक आधा चेंज, ज्यादा तो चेंज नहीं होता, 1-2 प्लेयर शायद चेंज हो, बट ऐसे नहीं है कि एशिया कप वाला हिसाब नहीं है कि आपने वो कोलंबो जाना है और वापस आना है और वो ट्रैवलिंग में। ये तो दुबई की फ्लाइट है, कोई मतलब इतना इट वुड बी इजियर। हाँ, कोई इतना खास फर्क नहीं है। इतना तो आप मतलब अगर आपका एक मैच कराची में है, एक पिंडी में है, तो 1.5 घंटे की फ्लाइट तो आपको फिर भी लेनी पड़ती है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कंडीशंस का थोड़ा सा होगा। लेकिन कंडीशंस में यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलता ना तो इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होता। अगर इंडिया यहाँ के ग्राउंड्स पे खेलता तो वो ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है बनिस्बत के वहाँ पे भी अगर इंडिया अबू धाबी में खेले ना, दुबई में ना खेले, अबू धाबी में खेले, तो शायद वो ग्राउंड वो पिच इनको फेवर करती है। दुबई वाला स्पेसिफिकली पिच जो है वो उस तरह उनके मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हार जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं खेल सकता उधर, बट
उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी मिनिमाइज होती है। बिल्कुल बट नो टेक बैक्स नाउ, No, अब हो गया बस, डिसाइड, नहीं, अब बड़ी हमने मुश्किल lock से कर डिसाइड दिया। हुआ, और नो बाजू टेक तो कह रहे बैक्स। हैं कि ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाएंगे वो। ये आपका भी तो यही मानना है। देखिए दुबई स्पोर्ट्स सिटी मैंने आपको फिर कहा इट्स नॉट एन इजी विकेट, ठीक है। वहाँ पर अगर आप पिछला मैच भी देखें तो पाकिस्तान ने उसको डोमिनेट जरूर वहाँ पर किया था इंडिया के खिलाफ, जो हम लोग सीरीज जीते। आई गेस 152 पे कोई हमारा खिलाड़ी आउट नहीं था। अगर वो मैच भूल गया ना तो वेडनेसडे को 9 बजे हर वेडनेसडे को 9 से 10 बजे वो लगता है, तो आप उसको दोबारा रिफ्रेश नहीं आप बंद करा देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं अब नहीं बंद करा दिखाएंगे हम। लेकिन ये बात क्योंकि अगर अबू धाबी की विकेट थोड़ा देखें, आपको पता है ग्राउंड भी ओपन है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बॉल थोड़ा सा निप कर जाता है कि आपको थोड़ा सा स्क्वायर पे आप खेल सकते हो। अच्छा, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के ऊपर आपको लिटरली ग्राइंड करना पड़ता है अपने आप को, खास करके जब आप स्पिनर्स की बात करें। और इंडिया के पास थोड़ा सा एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं, उनके पास एज है, उनके पास स्पिनर्स हैं इस लेकिन चीज़ में। इतना वहां ना देखें, यहाँ भी देखें। हमने भी, अगर उन्होंने नहीं जाना तो हमने किस तरह जाना, ये भी फैसला आपने करना Of है। course. तो ये भी जरूरी है कि अपना भी जो हाउस इन ऑर्डर रखना ना। वो अगर आप कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे तो चलें, फिर हम जा रहे हैं, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर हम जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहा है, फिर ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हमसे पहले उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान लेकिन खेलेगा। ये बाजिद नहीं, भाई वो ने इसलिए मुआवजा कर दिया था क्योंकि इसका। उनको पता है कि इनको फेवरेट्स बना दो, ये वहीं पर बाहर हो हाँ, ये जाएंगे। बाजिद भाई ने कहा था कि ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल, इसलिए तो हम बनते नहीं है फेवरेट्स, significance ऑल्दो वी है। आर डिफेंडिंग चैंपियंस, फिर भी नहीं है हम फेवरेट्स। लेकिन अवैस बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते, थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई। और आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब आपसे कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें और करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा ज़रूर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि कौन है ये ड्यू, कहाँ से आता है, कब आता है, क्यों आता है, और जब आता है तो फिर क्या होता है। ये सारी रिसर्च अब लाजमी लेकर आनी है और इस पर ज़रूर बात करनी है। मुझे और हिजाब को दीजिए इजाज़त। गेम ऑन है।